Hello everyone. So today we are going to discuss the income tax under the old regime and the new regime. ये old regime और new regime के बारे में बहुत सारा confusion है. कौन इससे benefit हो रहा है, किसको कौन सा regime choose करना चाहिए, इसको लेके काफी सारा calculation और confusion भी है. तो इसी के बारे में थोड़ा discuss करते हैं हम लोग आज. एंड बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और आशा है कि आपको ये पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो एट द एंड आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा स्कीम, कौन सा रिजीम में आपको अपने इनकम टैक्स को फाइल करना चाहिए. So today we are going to discuss first we are going to see the different rates under the new tax, the old tax slabs and the new tax slabs. What are the rates? ये मार्जिनल रिलीफ जो मिल रहा है वो क्या है, प्लस द डिडक्शंस एंड बेनिफिट्स फॉर चूजिंग द न्यू टैक्स रिजीम. इसके बारे में भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है, अभी न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम. अगर आपको चेंज करना है तो आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा और अपना चूज करना होगा कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है. अच्छा, फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज, सैलरीड इंडिविजुअल्स, ये चॉइस आप एट द टाइम ऑफ इन द बिगनिंग आपको अपने एम्प्लॉयर को ये बोल देना पड़ता है क्योंकि आपकी टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाती है सैलरी से मिलने के पहले. तो ये आपको चॉइस अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता देना पड़ता है. एंड फॉर द अदर you have to file this 10IEA at the time of filing your income tax return. लेकिन जो नॉन सैलरीड पर्सन है वो अगर इन्होंने चेंज कर दिया एक बार तो उनको ऑप्शन बस एक ही बार मिलता है, उसके बाद फिर आप इसको फिर बैक नहीं आ सकते. अगर आपने नया चूज कर लिया तो ओके, नया में ही, और आपने अगर ऑप्ट कर लिया कि हमें ओल्ड स्कीम में फाइल करना है रिटर्न, तो फिर आप वापस उसमें न्यू में नहीं जा सकते. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू regime. ठीक है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April. दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2025. ठीक है, इस साल के लिए. तो व्हाट आर द थिंग्स, पहले तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट समझते हैं. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज ओल्ड regime 2,50,000 है. इसके ऊपर अगर जाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा. टैक्स का स्लैब्स है ये अप टू 2.5 lakhs इट इज नील. 2 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख इट इज 30%. सो 2.5 लाख तक आपका टैक्स हो जाएगा 0. इसके ऊपर भी मिलेगा लेकिन आपके पास रिबेट है. व्हाट डज दिस रिबेट मीन? यानी आपको अगर 5 लाख तक का भी इनकम हो रहा है तो आपको सेक्शन 87A, सेक्शन 87A में आपको रिबेट इतना मिल जाता है कि आपको 5 लाख तक का अगर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर ओल्ड स्कीम इज 50,000. अब यही चीज न्यू जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख है. अप टू 4 लाख नील टैक्स. 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, फिर 20%, फिर 25, फिर 30. सब इसका 4 लाख तक का ही डिफरेंस है. हर स्लैब में 4 का डिफरेंस है. ठीक है, सो 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देने की जरूरत है, नील. लेकिन ये बात आ रही है कि 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो वो कैसे होगा? वो यही रिबेट है. 12 लाख तक का जो भी टैक्स आपका कैलकुलेट हो रहा है इट इज अराउंड 60,000. 60,000 आपको ये 87A में रिबेट मिल जा रहा है. इसके लिए ये इनकम टैक्स पूरा
नील हो जाएगा। सो 12 लाख तक अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। वो इसीलिए कि आपका जो रिबेट आ रहा है, जो आपका टैक्स आ रहा है, वो रिबेट से कैंसिल हो जा रहा है, वो पूरा नील हो जा रहा है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर न्यू रिजीम इट इज 75,000। ठीक है। तो अगर दूसरी तरह से समझे कि 12 लाख प्लस 75, इनफैक्ट अगर आपको 12,75,000 का इनकम अगर है तो इसमें 75,000 अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन काट ले रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो 12 लाख आपका हो जा रहा है। सो अप टू 12,75,000 आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस जो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम है वो पॉइंट वाइज थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। जो डिफरेंस है, की डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड रिजीम एंड द न्यू रिजीम। फर्स्ट है टैक्स रेट, ये हायर है, ये लोअर है। ये हमने पीछे वाले स्लाइड में भी देखा था। हाई किस लिए है? क्योंकि 2 से 5 लाख तक 5% है, लेकिन 5 से 10 लाख यहाँ पे 20% है। और यहाँ पे आप देखिए अप टू 12 लाख, जो यहाँ पे 10 लाख तक 20% है, ये 12 लाख तक भी 10% ही है। सो हायर ये हो गया। ठीक है। तो यही बता रहा है कि इसमें जो ओल्ड रिजीम है वो हायर है और जो न्यू रिजीम है वो लोअर है। डिडक्शन 80C ये सारा ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा, इसमें 50,000 है, 75,000 है। तो चारे एलटीए अलाउड है। ओल्ड रिजीम अगर आप चूज करते हैं तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं, एलटीए में नहीं। और ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। ओल्ड रिजीम थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि उसमें आपको इनकम, उसके बाद फिर सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो सारा आपको चैप्टर 6A एक 80C वाला डिडक्शन जो होता है, 80C 80D और बहुत सारे और भी हैं 80G, ये सब में आपको डिडक्शन सारा डाल के देखना होगा कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है। उसके बाद फिर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द न्यू रिजीम। नाउ अ क्विक रिकैप, ये ओल्ड रिजीम के तहत जो टैक्स स्लैब है वो है, उसके बाद फिर न्यू रिजीम वाला भी है। 4 लाख, 4 से 8 लाख, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे द मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ इसलिए दिया है क्योंकि जो 12 लाख अर्न कर रहा है, जिसकी सैलरी 12 लाख है, उसको नील टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन जिसकी सैलरी अगर 12,01,000 हो गया तो उसका टैक्स क्या हो जाएगा? उसका टैक्स जंप करके बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो इस चीज के लिए ही गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल रिलीफ अलाउ किया है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ठीक है। सपोज सैलरी इनकम 12,01,000 यानी एक्स्ट्रा 1,000, इस टैक्स क्या होगा? अप टू 4 लाख विच इज देन 4 से 8 लाख तक 5%, यानी ये 4 लाख का जो डिफरेंस है इस पे 5% इज 20,000, इस 4 लाख पे भी 10% 40,000। अब जो एक्स्ट्रा है 1,000 एक्स्ट्रा, 12 लाख टू 12 लाख 1,000 पे 15%, ये हो जाएगा 150। टोटल टैक्स विल बी 60,150। और जो हमें रिबेट मिल रहा है वो सिर्फ 12 लाख तक मिलता है। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है
तभी आपको रिबेट मिल रहा है। लेकिन अगर 12 लाख 1 तो वो रिबेट के अंदर आप आ ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका टैक्स हो जाएगा 60,150। अब इसमें जो मार्जिनल रिलीफ दिया गया है 60,150 is more than the extra income, that is 1,000। जो आपको मिल रहा है वो 1,000 रुपीज ही इंक्रीज है। ये टैक्स इससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसे मार्जिनल रिलीफ उतना दिया जाए कि 59,150, ये इसको मार्जिनल रिलीफ दिया जाए ताकि उसका टैक्स बस 1,000 बने। ये है मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। सो इनकम इसका सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसीलिए उस पे इसका टैक्स बन जा रहा है 60,150। So instead of giving 60,000 paying 60,150 as income tax, मार्जिनल रिलीफ के तहत उसको 1,000 माइनस जो हो रहा है वो उसको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। ये चीज एक और एग्जाम्पल के साथ समझे हम। सपोज 12,10,000 सैलरी है, सैलरी 12,10,000, यानी एक्स्ट्रा इनकम कितना एक्सेस हो रहा है, इनकम इन एक्सेस इज 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब इस रेट चार्ट के अकॉर्डिंग टू 20,000 उसे होगा, 40,000 होगा, ये नहीं होगा। अब 10,000 पे 15%, यानी 1,500। अब इसका टोटल टैक्स हो जाएगा 61,500, ठीक है। सो 61,500 जो टैक्स है वो इसके एक्सेस जो इनकम आ रहा है, एक्सेस इनकम मतलब इनकम इन मतलब जो 12 लाख से एक्स्ट्रा है वो है 10,000, ठीक है। तो इसमें भी उसे ये रिलीफ मिलना है, दैट इज 51,500 का मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ उसे मिलेगा और उसे टैक्स पे करना होगा 10,000, ठीक है। ये चीज 12,75,000 तक के सैलरी तक ये आप मार्जिनल रिलीफ आपको मिल सकेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रिलीफ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि 12 लाख तक के सैलरी पर्सन को कोई भी टैक्स नहीं देना हो रहा है। लेकिन अगर 12 लाख 1,000 भी बढ़ जा रहा है तो उसका टैक्स सीधे चला जा रहा है 60,000। अब 10,000 इसमें जैसे आ गया 12,10,000, यानी सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा उसके इनकम पे उसका टैक्स बन जा रहा है 61,500। तो ये बहुत एक अनरीजनेबल टाइप का एक बर्डन आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसको मार्जिनल रिलीफ के तहत उसको ये वाला एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा इनकम है वो माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो उसको रिलीफ में मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सा है, डिडक्शंस एंड दैट आर अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड रिजीम में तो आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिल ही रहे हैं। ओल्ड रिजीम का मतलब ही है कि आपने जितने इन्वेस्टमेंट्स किया है उसका बेनिफिट मिलेगा। 80D में आपको मेडिक्लेम का मिलेगा, 80G में आप अगर कहीं पे डोनेट कर रहे हैं डोनेशंस का मिलेगा। बहुत सारे सेक्शंस हैं
जिसमें आपको डिडक्शंस मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगा और उस पे आपके टैक्स कैलकुलेट होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो मिलेंगे। वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलने वाला क्या क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम में सिर्फ 50,000 है। सेकेंड है 30% एडहॉक डिडक्शन ऑन रेंटल इनकम। अगर आपको रेंट से रेंटल इनकम आपको मिल रहा है, कितने भी अमाउंट का आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, उसमें अंडर सेक्शन 24A के तहत आपको 30% उसमें से रिबेट मिलेगा। ये रिबेट उसलिए मिलता है कि आप इस प्रॉपर्टी के खर्चे के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो उसके लिए आपको 30% मिलेगा। इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये खर्चा किया, वो सब वो प्रूफ गवर्नमेंट नहीं मांगे। सीधे 30% जितना भी रेंटल इनकम हो रहा है उसका 30% आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है। नाउ फैमिली पेंशन डिडक्शन, ये पहले भी था, पहले इसका लिमिट था 15,000, लेकिन अभी आपको जो भी पेंशन मिल रहा है उसमें आपको 25,000 और 1/3 whichever is lower, 25,000 या 1/3 ऑफ दैट फैमिली पेंशन अमाउंट whichever is lower, ये डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अब होम लोन, होम लोन का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, उसको हम डिटेल में और बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे आप समझ लो कि फॉर न्यू टैक्स रिजीम इसमें होम लोन का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट इज इंटरेस्ट और सेकेंड इज ओनली लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब उसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, उसी प्रॉपर्टी का पर आपने लोन लिया है और उसका अगर इंटरेस्ट आपको पे करना है तो उसमें आपको नहीं मिल रहा है ये बेनिफिट। आपको ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होनी चाहिए, आपने किसी को रेंट पे दिया है, ठीक है, और उसमें अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है उस पे आपको 24B के तहत, सेक्शन 24B के तहत आपको ये डिडक्शन मिलेगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब जितना भी आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का आपको रिबेट मिलेगा। सो कंडीशन इज इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिल रहा है। जैसे ओल्ड रिजीम में था कि इंटरेस्ट के तहत आपको मिल रहा था 2 लाख और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 80C में डिडक्शन मिल रहा था। इसमें 80C वाला डिडक्शन है ही नहीं, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा और ये कंडीशन होना चाहिए कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो। तो ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। सॉरी। देन एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये भी आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। 80CCD, इसमें है डिडक्शन ऑफ 10% ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड 14% ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनकी सैलरी पे। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे रिया इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको सैलरी मिल रहा है बेसिक प्लस डीए 8 लाख, ठीक है, 8 लाख की उसकी सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 14%। 14% इज 1,12,000, ठीक है, तो उसको इतना ही रिबेट मिलेगा। डिडक्शन शी कैन क्लेम फुल 1,12,000 एज डिडक्शन अंडर सीसीडी, उसको पूरा ये 14% का ही रिबेट मिलेगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रही हो, तो उसको सिर्फ 10% मिलेगा जो यहां पे है, ओनली 10%, दैट इज 80,000। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है एनपीएस।
ATCCD इसमें डिडक्शन प्राइवेट एम्प्लॉयज को सिर्फ 10% मिलेगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 14%। देखते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज यूजुअली होते हैं उनको क्या क्या मिल सकता है। ट्रैवल अलाउंस फॉर जॉब रिलेटेड, कहीं पे ट्रैवल करना हो रहा है, उनको जो ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है, कन्वीनियंस ट्रैवल अलाउंस, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टूर या कहीं पे उनका ट्रांसफर हो रहा है, जॉब ट्रांसफर हो रहा है, उसमें उसको शिफ्ट करने में जो खर्चे हो रहे हैं, या कहीं टूर पे गया है वहां पे उसके होटल के खर्चे या ऑफिस के जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसमें भी उसको एक्चुअल एक्सपेंसेस का ये रिबेट ले सकता, डिडक्शन ले सकता है, क्लेम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड, को अपने ऑफिस में जाने जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ये क्लेम कर सकता है एक्चुअल। ठीक है, डेली अलाउंस रिसीव टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, ये सैलरीड एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब एक और सेक्शन है ATCCH2, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसमें डिडक्शन ऑफ फुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस फंड ये मिल रहा है। इसका भी एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। राहुल ज्वाइंस द अग्निपथ स्कीम इन द इंडियन डिफेंस फोर्स। ठीक है, सो राहुल इज ज्वाइनिंग द अग्निपथ स्कीम, ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 50,000 टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसने अपना 50,000 उसमें डिपॉजिट किया, कंट्रीब्यूट किया, और जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है उसने भी 50,000 इस फंड में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो उसको डिडक्शन क्या मिलेगा, 50,000 प्लस 50,000, दिस इज 1 लाख फ्रॉम हिज टैक्सेबल इनकम। उसको ये 1 लाख का जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन था और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, दोनों पे उसे ये मिलेगा। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द अग्निवीर। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, इसमें भी इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, अगर सिंगल है तो 3,500, अगर ज्वाइंट है तो 7,500, ये डिडक्शन भी वो क्लेम कर सकता है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। अब आते हैं ग्रेचुइटी। Private employees don't pay tax on gratuity amount up to 20 lakhs. 20 lakhs तक आफ्टर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो अमाउंट मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जो लाइफ इंश्योरेंस से मेच्योरिटी प्रोसीड्स आता है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में जो पैसा मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम ये भी एग्जेम्प्ट है। So these are all fully exempt. This you can deduct. Okay. Then depreciation on business asset, ये business के लिए है। depreciation जो section 32 में आता है वो आप claim कर सकते हो depreciation। फिर capital gains exemption है। कैपिटल गेन्स अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसमें से आपको कैपिटल गेन्स मिल रहा है तो आपको 54 सेक्शन 54 और 54F, ये शायद अदर एसेट्स होता है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रोसीड्स होता है सेल प्रोसीड, जो सेल करके आपको मिला है उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कोई अदर एसेट में कर रहे हैं अंडर सेक्शन 54 या 54F, तो आपको इसमें रिबेट मिल रहा है। ठीक है, फिर पीपीएफ सुकन्या समृद्धि ये भी फुली एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट्स अंडर सेक्शन 56(2), अगर रिलेटिव्स का है तो 50,000 एक्सीड करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम गिफ्ट्स फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, अब ये है एक और नया सेक्शन, डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये उन कंपनीज के लिए है ATJJA।
इसमें क्या होता है ये भी एक एग्जाम्पल के साथ समझे। जैसे एक एबीसी गारमेंट है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 50 न्यू टेलर्स को एम्प्लॉय किया और टेलर्स को मिल रहा है 20,000 पर मंथ, यानी पर ईयर ये हो गया 2,40,000। अब इनका कंडीशन भी होता है, दे आर एटलीस्ट 150 डेज से ज्यादा के लिए इनको होना चाहिए, रहना चाहिए इनके साथ, एम्प्लॉयर के साथ। सो एम्प्लॉय स्टेज विद द कंपनी फॉर मोर देन 150 डेज। तो जो एबीसी गारमेंट है उसको इसमें क्या रिबेट मिलता है, क्या डिडक्शन मिलता है, रिबेट नहीं, उसको डिडक्शन क्या मिलता है, ठीक है। तो उसका खर्चा क्या हो गया, 2,40,000 फॉर वन एम्प्लॉय। सो 2,40,000 इंटू 50, उसने 50 टेलर्स को एम्प्लॉय किया है, एक टेलर का खर्चा है इतना, इतना सैलरी है, दिस इज द सैलरी ऑफ वन टेलर। सो 50 इंटू 2,40,000 इज 1,20 lakhs। अब 80 JJA ये जो सेक्शन है इसके तहत इसको मिलेगा 30% ऑफ दिस खर्चा। ये जो वो खर्चा कर रहा है, जो सैलरी वो पे कर रहा है, इसका 30%, दैट इज 36 lakhs, वो डायरेक्ट इज अलाउड। 30% ऑफ न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट ये अलाउड है 3 साल तक। तो ये 3 साल तक अपना 36 lakhs का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। So this is for those companies which are employing additional employees और additional cost उसको हो रहा है, ठीक है। I think this is all, इतना ही डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद आपका जो भी बनता है उस पे आप टैक्स रेट के हिसाब से अपना कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। जो आपका बेनिफिशियल है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे उसके पहले आप सेक्शन फॉर्म 10IEA अगर आपको चेंज करना है तो आप इस फॉर्म को फाइल अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। So I think a lot of things are clear. So this is all for today and thank you.